हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए आपकी जो सामान्य हिंदी की महा रिवीजन क्लास चल रही थी, आज इसमें हम देखेंगे कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग को। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को आप लोग स्किप ना करें दोस्तों। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उनको बड़ी ही सरल और सहज भाषा में इस टॉपिक में समझाया गया है। तो बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करेंगे फॉरेस्ट गार्ड हिंदी महारिविजन क्लास के अंतर्गत कारक चिन्ह। तो कारक की जब भी हम बात करते हैं तो कारक है क्या? तो कारक मतलब केस बोला जाता है इंग्लिश में कारक को, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, उस रूप को कारक कहा जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे कि मैं बोलूँ राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, ठीक है। राम ने क्या किया? फल खाया। राम ने फल खाया, तो यहाँ पे जो ने है हमारा वो क्या है? कारक है। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, आप डेफिनेशन में समझिए ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के साथ संबंध स्थापित हो, राम का संबंध पूरे वाक्य से स्थापित हो रहा है ना। राम ने फल खाया, तो राम को जोड़ रहा है ये ने। राम ने क्या किया? फल खाया, ठीक है। राम ने फल खाया, तो आप देख पा रहे हैं जो ये ने है, ये राम को पूरे इस वाक्य से जोड़ रहा है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के साथ संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर कारक होता है हमेशा, ठीक है। कारकों के अपने चिन्ह होते हैं, ठीक है। कारकों के अपने चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, कारक चिन्हों को ही विभक्ति कहा जाता है और विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। ये महत्वपूर्ण यहाँ पे अब आप आज का जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण जो एक हिसाब से बोल सकते हैं, जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो कोर्स में आपको मिलती हैं, बुक्स में बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो यही है वो। विभक्ति दो प्रकार की होती है। देखिए जो कारक चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कहा जाता है, वो तो हमको पता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी विभक्ति हैं। और जो हमारी विभक्तियाँ होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है हमारी संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति का मतलब होता है जो साथ चिपकने से बनती है। संश्लिष्ट विभक्ति कौन सी है? जो साथ चिपकने से बनती है। और दूसरी होती है विश्लिष्ट विभक्ति, जो बिना चिपके अपना काम करती है। आप थोड़ा इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे संश्लिष्ट विभक्ति की मैं बात करूँ, साथ चिपकने से, जब किसी सर्वनाम के बाद विभक्ति लगे तो वह संश्लिष्ट कहलाती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्वनाम जब प्रयोग होगा उसके बाद जो भी विभक्ति लगेगी ना, वहाँ पर हमेशा संश्लिष्ट विभक्ति होगी। जैसे कि मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं अगर कारक जोड़ता हूँ ने, तो ये हो जाता है मैंने। अब मैं ऐसे तो नहीं लिखता हूँ ना, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। क्या ये वाक्य सही है? गलत है भैया। मैं और ने जो होता है अलग अलग नहीं होते। मैं और ने को हमने जोड़ना ही पड़ता है शुद्ध वाक्य के संदर्भ में, शुद्ध शब्द के संदर्भ में, मैंने, ठीक है। तो यानी कि आप समझ गए ना, सर्वनाम के बाद जो विभक्ति लगी होती है चिपकी हुई, शब्द में ही चिपकी होगी, सर्वनाम शब्द के शब्द में ही चिपकी होगी जो विभक्ति, वो कहलाती है संश्लिष्ट विभक्ति। जैसे हम के आगे अगर ने लगाएं तो हमने, तुम के आगे देखिए ने लगाएं तो तुमने। अब तुमने अगर मैं लिखूँ हमने घूमने का प्लान बनाया, हमने, तो ये बिल्कुल अशुद्ध माना जाएगा। ये हमने जो होगा वो एक ही साथ होगा, हमने, ठीक है। तो सर्वनाम के बाद विभक्ति जो लगती है और चिपके रहते हैं साथ में, वो संश्लिष्ट कहलाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है विश्लिष्ट विभक्ति। जब किसी संज्ञा शब्द के बाद विभक्ति लगती है तो उसे विश्लिष्ट कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का भेद है संश्लिष्ट और विश्लिष्ट में। सर्वनाम शब्दों के साथ चिपके होंगे हमारे कारक या विभक्ति, तो वहाँ पर क्या होगा? संश्लिष्ट विभक्ति होगा। और संज्ञा के शब्दों के साथ जुड़े होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? विश्लिष्ट होगा। जैसे कि मैं बोलूँ सुरेश ने, अब मैं सुरेश ने गाड़ी चलाई बोलूँ, सुरेश ने गाड़ी चलाई, सुरेश ने गाड़ी चलाई, ठीक है। अब मैं इसी सुरेश को ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, सुरेश ने एक ही साथ चिपका के, देखिए अशुद्ध हो जाएगा ना वाक्य। सुरेश ने, इस सुरेश ने को हम सुरेश के साथ ही नहीं चिपका सकते भैया, सुरेश संज्ञा है, तो हमें ये संज्ञा और जो हमारा कारक है इसको अलग करना पड़ेगा। तो सुरेश ने अलग अलग जब हम लिखेंगे तब जाके शुद्ध माना जाएगा। सुमन को खाना बनाना आता है, सुमन को खाना बनाना आता है। अब हम सुमन को ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, सुमन को एक ही साथ ही, सुमन को, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि विश्लिष्ट विभक्ति क्या होते हैं? बिना चिपके जब किसी संज्ञा शब्द में जो विभक्ति लगती है उसके बाद वही विश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। यही अंतर है संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति में। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
तो चलिए आप देखते हैं कारक कौन कौन से होते हैं, कारकों के कितने भेद हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से कारक हैं, 8। और वहीं बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। संस्कृत में 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं और 8 ही विभक्तियाँ भी होती हैं। कारक अगर 8 है तो विभक्ति भी कितनी होंगी, 8 ही तो होंगी ना, अलग थोड़ी हो जाएगा। कारक अगर 8 हैं तो विभक्तियाँ भी 8 होंगी, ठीक है। वैसे संस्कृत में 6 कारक 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं कारक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एक तरफ है क्रम संख्या, दूसरा कारक है और उसकी विभक्ति है। तो पहला कारक होता है कर्ता कारक, जिसका पहचान या विभक्ति है ने, और कभी कभी ये नहीं भी लगता है। जीरो का मतलब जो है ना मैंने दिया है, इसका मतलब ये कि बिना ये कारक विभक्ति लगे हुए भी हमने पहचाना कि किस में कर्ता कारक होता है। अभी आप देखेंगे कर्ता का मतलब करने वाला, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो हमारे विभक्ति चिन्ह है को है, लेकिन कभी कभी ये को विलुप्त तो होता है, तो कैसे पहचानेंगे, यही जानेंगे आज के टॉपिक में। इसके बाद देखिए कर्ण से के द्वारा, कर्ण जो कारक है इसकी विभक्ति है से और के द्वारा, यानी कि साधन का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद संप्रदान जो है विभक्ति है इसकी संप्रदान की को और के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति है को और के लिए। इसके बाद देखिए अपादान, तो अपादान की विभक्ति है से, जो कि अलगाव के अर्थ में प्रयोग की जाती है, अलगाव या दूर होने के अर्थ में। संबंध देखिए काके की, लारेरी और नानेनी, जिनसे संबंध स्थापित होता है, जिन कारक चिन्हों से, वो संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अधिकरण में और पर, में और पर जो है अधिकरण है, अधिकरण की विभक्ति चिन्ह है। और कभी कभी ये में पर विलुप्त होता है, तो कैसे पहचान करेंगे वाक्य की, कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक है, ये भी जानेंगे आप। इसके बाद होता है संबोधन, तो संबोधन तो बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि संबोधन कारक जो होता है हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। एकमात्र ऐसा कारक है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है, जैसे हे राम, अहो कहाँ गए थे, ठीक है, अरे सब ठीक है ना, ठीक है, ओ इधर आ जा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, आप देखते हैं ये जो संबोधन कारक होते हैं ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रायः इनके आगे संबोधन चिन्ह लगता है, इस प्रकार का है। तो बिल्कुल पहचान लेते हैं आप, बिल्कुल इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। मेन डिफ़िकल्टी होती है जहाँ पर हमारे जो कर्ता कर्म वाले जो कारक चिन्ह हैं, ये कारक चिन्ह विलुप्त तो होते हैं, तो वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे। और साथ ही जैसे संबंध का है, ठीक है, या हम बोले संप्रदान का को है और कर्म का को है, इन दोनों में हम कैसे अंतर पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे टॉपिक में, आप समझेंगे। तो कारक का प्रयोग 2 तरीके से होता है, ये भी याद रखिए। कारक का जो प्रयोग है, बहुत से लोग समझते हैं कि वाक्य में जो हमारे 8 कारक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वही मेन कारक होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 ऐसे कारक होते हैं जो शब्द के तौर पे भी प्रयोग होते हैं। 2 ऐसे कारक होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो शब्द के तौर पर प्रयोग होते हैं, ठीक है। कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म शब्द में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आपको बता चुके हैं, तभी मैं बोला विलोपन जो चिन्ह है उसका हम अर्थ समझेंगे। और देखा जाए तो वाक्य में 8 प्रकार के कारकों का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। शब्द में सीधे सीधे हम पढ़ चुके हैं ना, शब्द में जैसे हमने मैं और ने पढ़ा, मैंने, शब्द में किस प्रकार से होता है, देखिए मैं क्या हूँ, करता हूँ, कर्ता में हमने कौन सा कारक जोड़ दिया, ने है, तो ये क्या हो गया, शब्द तो हुआ, ये पूरा वाक्य थोड़ी बन रहा है। तो शब्द में भी शब्द में भी कारक का प्रयोग हो रहा है ना। और वैसे वाक्य में तो होता ही 8 कारकों का प्रयोग, बिना इन कारकों की तो वाक्य अपूर्ण रहता है हमेशा, देखा जाए एक हिसाब से। बहुत बार होती है कंडीशन कि हमारा बिना कारकों के भी हमारा वाक्य बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कारक ज़रूरी होते हैं किसी भी वाक्य की संपूर्णता के लिए। और शब्द में जो 2 कारक होते हैं, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, ध्यान रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे, मैं क्या है, करता है, लेकिन उसमें कौन सा अगर मैं कारक जोड़ दूँ, ने, तो ये क्या हो जाता है, मैंने, यानी कि शब्द में भी हम देख रहे हैं कर्ता यहाँ पर कारक प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो 2 प्रकार के जो कारक हैं वो शब्द में भी प्रयोग होते हैं, बाकी 8 प्रकार के जितने भी कारक हमारे वाक्यों में तो होते ही होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहले कारक की तरफ, समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। कर्ता कारक जो पहला है, कर्ता कारक यानी कि सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ता कारक की परिभाषा क्या है, जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो तथा उस कार्य को करने की सूचना मिले तो वही कार्य करने वाला करता है। ध्यान से समझिएगा, परिभाषाओं के साथ समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य का अंदेशा हो रहा है और उस कार्य को करने की पूरी सूचना भी मिल रही है, और उस कार्य को करने वाला जो आदमी है, व्यक्ति है, या जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, वही कर्ता होता है। जैसे कि मैं बोलूँ,
राजेश ने कार चलाई। राजेश ने कार चलाई, कर्ता ने कर्म को, राजेश ने कार चलाई। तो यहाँ पे ने, राजेश ने चलाया ना भैया, क्या करा, काम किया ना, कुछ काम करने की सूचना मिली हमें। कार चलाना भी तो एक काम है। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त है, तो फिर हमारा कर्ता कारक चिन्ह प्रयुक्त है। अब मैं यहाँ पे आपको बोल चुका हूँ, देखिए थोड़ा आपको समझना है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी करता है पैदा। जैसे हमने बोल दिया राजेश कार चलाया, राजेश कार चलाया, माफ़ कीजिएगा, राजेश कार चलाया। अब यहाँ पे राजेश ने कार चलाई, ये भी सही है। राजेश कार चलाया, क्या ये वाक्य अशुद्ध है? नहीं, ये वाक्य भी शुद्ध है। इसमें कौन सा कारक होगा? तो देखिए लोप हो गया यहाँ पे, लोप, कर्ता कारक का लोप हो गया। लेकिन चला कौन रहा है भाई? पूरा जो वाक्य किसके ऊपर डिपेंड है? राजेश के ऊपर। राजेश ही तो कर रहा है ना पूरा, राजेश कार चलाया, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, तो ऐसे आपने पहचानना है। देखिए कार चलाने का काम हो रहा है और काम करने की सूचना मिल रही है, और काम कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है, जो भी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। माता ने खाना पकाया, माता ने खाना पकाया, तो यहाँ पे तो ने प्रत्यय, ने कारक है, साफ पता चल रहा है। माता ने खाना पकाया, यानी कि माता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को करने की सूचना मिल रही है और माता स्वयं पका रही है, यानी कि ने जो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह होगा वो कर्ता कारक की पहचान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमेशा देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, कर्ता व क्रिया के लिंग भिन्न भिन्न होंगे इस वाले वाक्य में। जैसे हम देखिए राजेश कार चलाया, ठीक है, राजेश कार चलाया, राजेश ने कार चलाई, तो राजेश क्या यहाँ पे देखिए पुल्लिंग है, और चलाई क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको पहचान सकते हैं। जो हमारा कर्ता कारक की सेंटेंस होते हैं उसमें आप देखेंगे तो खासकर ये देखेंगे आप, क्रिया और जो हमारा कर्ता है इन दोनों में लिंग भेद होगा हमेशा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का भी देखते हैं जो परिभाषा है। कर्म मतलब जो हो रहा है काम। ठीक है, यानी कि जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य का परिणाम हानि, लाभ, बल आदि कर्ता पर नहीं क्रिया पर पड़ता है। यानी कि कोई भी वाक्य ऐसा दिया गया हमें जिसमें कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी ऐसा वाक्य दिया गया जहाँ पर कार्य हो रहा है और उस कार्य का परिणाम, यानी कि उस कार्य का पूरा जो परिणाम है वो हानि हो, बल हो, लाभ हो आदि कर्ता पर न पढ़कर, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर न पढ़कर सीधे क्रिया पर पढ़ता है, यानी कि वर्ब पे पढ़ रहा है। जो भी इस वाक्य में वर्ब दी गई है तो वहाँ पर हमेशा कर्म कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, लेकिन कभी कभी विलोपन की स्थिति भी हो जाती है, तो कैसे पहचानेंगे? ठीक है, जैसे बोला यहाँ पे प्रिया ने पंकज को पुकारा। देखिए फंस गए। प्रिया ने पंकज को पुकारा, प्रिया ने पंकज को पुकारा, प्रिया ने, भैया ये तो ने है, इसमें तो कर्ता कारक होगा। सीधे सीधे कर दिया बच्चे ने टिक कर्ता कारक पे, गलत, क्वेश्चन गलत हो गया। प्रिया ने पंकज को पुकारा। इस प्रकार के वाक्य जब भी आएंगे यहाँ पे आपने समझना है किसी वाक्य का या कार्य का परिणाम। देखिए प्रिया ने किसको पुकारा? पंकज को। ठीक है, तो वाक्य का परिणाम कर्ता पे तो नहीं पड़ रहा है ना। पुकारना क्या है? एक आवाज़ लगाना है, आवाज़ लगाना है। ठीक है, आवाज़ लगाना है, क्रिया पे पड़ रहा है पूरा यहाँ पे देखा जाए जोर। और हमेशा ये याद रखना, आपने बहुत बड़ा की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी इस प्रकार का मिक्स वाक्य आएगा तो वाक्य के अंत में जो कारक होगा वही सही होगा। वाक्य के अंत में जो कारक होगा वही सही होगा। जैसे प्रिया ने पंकज को पुकारा, तो वाक्य के अंत का कारक कौन सा है? को, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक। पहली पहचान तो ये है, ऐसे पहचानना है। ठीक है ना। अब मिक्स वाक्य जो होंगे आपने ऐसे, जैसे मैं बोलूँ वह राम को पत्र लिखती है, वह राम को पत्र लिखती है, वह राम को पत्र लिखती है, तो कौन सा विभक्ति चिन्ह हो गया इसमें? को, सीधे आ रहा है, बाकी कोई डिफिकल्टी है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, तो हमेशा ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, वाक्य के अंत में जो भी कारक होगा वही सही होगा, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए एक और की पॉइंट है इसका, जहाँ पर कर्म निर्जीव होगा वहाँ को नहीं लगता। कंडीशन आ गई भाई फिर से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, कर्म कारक में भी विलोपन हो जाता है को का कभी कभी। जैसे मैं बोलूँ राम रोटी खाया, राम रोटी खाया, रोटी क्या है भैया? रोटी निर्जीव वस्तु है। रोटी निर्जीव वस्तु, जान थोड़ी है रोटी में। रोटी में कोई जान है क्या? बोलती है रोटी? नहीं बोलती ना। तो रोटी निर्जीव है, लेकिन वाक्य बिल्कुल सही है, शुद्ध अवस्था में है, राम रोटी खाया। तो हमने क्या देखा, कार्य का परिणाम सीधे क्या हो गया हमारा? रोटी पर पड़ रहा है ना। राम ने रोटी को खाया, राम को तो नहीं खाया किसी ने, कर्ता पे तो नहीं पड़ रहा, सीधे कर्म पे पड़ रहा है, रोटी पे। खाना क्रिया जो है
खाना है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हमारा निर्जीव चीज, जो निर्जीव वस्तुएं जब भी हमारे वाक्य में होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, को नहीं लगता वहाँ पर हमेशा। जैसे राम रोटी को खाया मैं बोलूँ तो ये गलत है, अशुद्ध है। राम रोटी को खाया तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रोटी निर्जीव है, को हमारा विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा यहाँ पे। राम रोटी खाया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पहचान करनी, देखिए बिना कारक चिन्ह के भी आपने पहचान करनी है वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ गए आप तो समझ लिए पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया कारक वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे की पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कारक की तरफ। अगला कारक जो है हमारा कर्ण कारक। तो कर्ण कारक, इसके जो विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा, ठीक है। कर्ण का मतलब होता है साधन के रूप में जिस से का हम प्रयोग करते हैं के द्वारा, मतलब साधन के रूप में, एज ए रिसोर्सेज हम इसको यूज करते हैं, इस कारक को, इस विभक्ति को। जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य करने के लिए साधन की सूचना मिले, वहाँ पर हमेशा कर्ण कारक होगा। कोई भी कार्य हो रहा है और वो किसी साधन या किसी माध्यम के माध्यम से हो रहा है, किसी साधन या किसी माध्यम के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, कर्ण कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ राज बस से घर गया, राज बस से घर गया, तो किसके द्वारा गया, बस से, यानी कि साधन का प्रयोग किया ना उसने कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। और इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, राज बस के द्वारा घर गया, दोनों शुद्ध हैं भाई, दोनों में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। राज बस से घर गया बिल्कुल सही है, कर्ण कारक है। और राज बस के द्वारा घर गया, तो के द्वारा और से को हम प्रयोग कर सकते हैं आपस में, तभी मैंने ऐसा बनाया, देखिए, ठीक है। तो से और के द्वारा एक दूसरे की जगह पर यहाँ पर उपयोग किए जा सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। टीचर बच्चों को डंडे से मारता है, फिर से देखिए घूम गया भैया, को भी आ गया, से भी आ गया, अब कौन सी विभक्ति होगी इसमें। टीचर बच्चों को डंडे से मारता है, कौन सा कारक होगा इस वाक्य में। तो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे सेंटेंस जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो वहाँ पर हमेशा क्या करना है, वाक्य के अंत में जो भी कारक उपयोग हो रहा होगा उसी को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि उसका क्या अर्थ निकल रहा है वाक्य में। तो जो टीचर है वो बच्चों को किससे मार रहा है, डंडे से, यानी कि बच्चों को मारने के लिए डंडे का साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हो, तो यह वाले से में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को मारने के लिए डंडे का उपयोग कर रहा है ना, कि साधन के रूप में डंडा प्रयोग कर रहा है टीचर, तो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे, तो ये कर्ण कारक हमारा क्लियर हो गया। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, जो कर्ण वाला से है या के द्वारा है, ये हमेशा साधन के रूप में प्रयोग होगा। अभी अपादान वाले से की बात करेंगे फिर। अगला जो कारक है हमारा संप्रदान कारक, इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो है को और के लिए, को और के लिए, ठीक है। तो ये हमारा संप्रदान कारक है। इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, जब किसी वाक्य में किसी को कुछ देने व किसी को कुछ करने का बोध हो, किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध हो, ऐसे वाक्यों में हमेशा संप्रदान कारक होगा। जैसे बेटे ने पिता को कार खरीदी, बेटे ने पिता को कार खरीदी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ना, कर्म वाला जो को है, कर्म वाले को में हमने क्या कंडीशन बताई थी, कर्म वाले को में हमने क्या कंडीशन बताई थी, समझिए इसको। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संप्रदान कारक में जिस वाक्य में किसी को कुछ देने व किसी के लिए कुछ करने का बोध हो रहा है। यहाँ पे बेटे ने क्या किया भैया, पिताजी के लिए गिफ्ट लिया, बेटे ने पिताजी के लिए गिफ्ट लिया, कार गिफ्ट में ली, उनको दी, यानी कि कुछ देने का बोध हो रहा है, ठीक है। देखिए आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड जीके पढ़ रहे हैं, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप भी अपने पापा को गिफ्ट देंगे। तो पापा को जब भी आप गिफ्ट देंगे तो बेटा ने पिता को कार खरीदी या बेटा ने पिता को मोबाइल खरीदा, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान, क्योंकि बेटे ने कुछ किया भैया अपने पिताजी के लिए। अब यही हम देखिए ऊपर संप्रदान का को और हमारा जो कर्म का को है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए वाक्य में हो रहे कार्य का परिणाम कर्ता पर न पड़कर क्रिया पे पड़ता है। जो कर्म वाला को है, हमारा कर्म का जो विभक्ति चिन्ह को है, इसका जो अर्थ होता है वो वाक्य में हो रहे कार्य का परिणाम सब्जेक्ट पर न पड़कर सीधे वर्ब पे पड़ता है, बस यही समझना है आपने। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, कर्म। जबकि संप्रदान वाले को का मतलब है मित्रों, जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, बदले में वो हमें वापस नहीं मिले भले ही, तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान कारक होता है। अब यहीं पर मैं बोलूँ बेटे ने पिता के लिए कार खरीदी, तो ये भी बिल्कुल शुद्ध रूप है। राम ने भाई के लिए चॉकलेट ली या राम ने भाई के लिए चॉकलेट खरीदी, तो के लिए किसके लिए खरीदी भाई, भाई के लिए खरीदी ना, भाई को कुछ दिया। ऐसे ही बेटे ने पिताजी को कार खरीदी या बेटे ने पिताजी के लिए कार खरीदी, दोनों कंडीशन में सही है वाक्य।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा भैया। अगर मैं बोलूँ, आप तो बोल रहे कि के लिए या को जो है ये देने के लिए है, वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो यहाँ पे अपवाद है। राम धोबी को कपड़े दिया, राम धोबी को कपड़े दिया। अब धोबी क्या कपड़े लेके घर बैठ जाएगा? 2-4 दिन बाद धो के और इस्त्री करके वापस तो लाएगा ना धोबी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा अपवाद होते हैं, इनको आपने याद रखना है। राम धोबी को कपड़े दिया, समझ पा रहे हैं ना। राम जो है उन्होंने धोबी को कपड़े दिया, लेकिन धोबी तो वापस ला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? राम धोबी को कपड़े दिया, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में भैया इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा इसमें। फिर राम धोबी को कपड़े दिया, राम ने धोबी को कपड़े दिया, लेकिन ये नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए उसको कोई चीज़ दे दी। जैसे पापा ने गिफ्ट दिया, बेटे ने पापा को गिफ्ट दिया, राम ने भाई को चॉकलेट दी, ठीक है, भाई के लिए कुछ किया, उन्होंने कुछ किया या कुछ देने का बोध हुआ। लेकिन धोबी को जो कपड़े दिए गए वो तो वापस लेने के लिए दिए गए थे, ताकि वो धो के लाएगा फिर हम वापस लेंगे। तो राम धोबी को कपड़े दिया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? फिर यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझनी है, थोड़ा अर्थ निकालना है वाक्य का, किस प्रकार से अर्थ के आधार पर ही कारकों का हम यूज करते हैं। वाक्य में जो अर्थ या आशय निकलता है वाक्य का, उसी के आधार पे कारक चिन्हों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझना है आपने, अगर ये समझ गए तो सब चीज़ सही हो जाएगा। अगला अपादान बहुत महत्वपूर्ण है। अगला अपादान है से, ठीक है। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन ये से जो होता है वो अलगाव के अर्थ में होता है। ये महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। हमने करण का से पढ़ा और करण का के द्वारा पढ़ा। करण का जो से है और के द्वारा है वो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि राम बस से घर गया, ठीक है, वह ऑटो से घर आई, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है उस से का। लेकिन यहाँ पर जो अपादान वाला से है ये हमेशा अलगाव के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अलगाव का अर्थ क्या है? मतलब अलग होने के अर्थ में, ठीक है। जब भी अलग होने का अर्थ हमें प्रतीत होगा, वहाँ पर हमेशा क्या होगा? वाक्य में ये हमारा अपादान कारक चिन्ह प्रयोग हो रहा होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ है कोई, अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो क्या हो रहा है भैया? अलग ही तो हो रहा है ना। पत्ता पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, ठीक है। अब यहीं पे मैं बोलूँ दूसरा वाक्य कि पेड़ से शाखा निकलती है, पेड़ से शाखा निकलती है, पेड़ से नई शाखा निकलती है, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? तो पेड़ से नई शाखा निकलेगी तो वहाँ पे हमारा करण कारक होगा, क्योंकि पेड़ से ही शाखा निकल रही है और पेड़ से अलग नहीं हुई है अभी वो, ठीक है, उसी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पत्ता पेड़ से अलग हो चुका है, अलगाव के अर्थ में हमेशा क्या होगा? अपादान कारक होगा वहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से निकलती है। अब इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है थोड़ा, बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई गंगा हिमालय से निकलती है, मानते हैं हम, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन गंगा जैसे हिमालय से निकली तो बंगाल की खाड़ी तक गंगा और हिमालय तो आपस में ये गंगा से चिपके ही रहे, लेकिन गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा क्या है? गंगा में जल है। हिमालय में क्या है भैया? हिमालय में आपका बर्फ़ है, पानी के कण हैं, अंश हैं, यानी कि वहाँ से तो अलग हो ही जा रही है ना गंगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। तो गंगा हिमालय से निकलते हैं, इसमें भी क्या होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। अब करण कारक और अपादान कारक में यही भेद है, जो अपादान कारक का जो से होता है, जो विभक्ति होती है से, वो अलगाव के अर्थ में प्रयोग की जाती है, जबकि करण कारक जो होता है उसका से हमेशा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह हल से खेत जोतता है, वह हल से खेत जोतता है, तो यानी कि खेत जोत रहा है किस माध्यम के द्वारा? हल के द्वारा, यानी कि हल वहाँ पे साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हल से खेत जोतता है में कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। लेकिन वही मैं बोलूँ बिल्ली छत से कूदती है, बिल्ली छत से कूदती है, तो बिल्ली छत से कूदी भैया, छत से अलग हो गई ना, बिल्ली नीचे आ गई धरती पे, तो उसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ठीक है। तो ये समझना है आपने, अलगाव या अलग होने के अर्थ में जो से यूज होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है, जबकि साधन के रूप में या माध्यम के रूप में जो से हम प्रयोग करते हैं या के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है? के द्वारा प्रयोग करते हैं, वो हमेशा क्या हो जाता है वहाँ पे? हमारा करण कारक। बस यही अंतर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये करण होगा, इसको सही कीजिएगा, ठीक है, करण। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला जो हमारा कारक है वो है संबंध। तो संबंध कारक जो होते हैं इनकी पहचान होती है का, के, की, रा, रे, री और ना, न, नी, ठीक है। ये हमारे संबंध कारकों की विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो संबंध कारक बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब किसी वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए तो वहाँ संबंधवाचक बोल सकते हैं, संबंध कारक होगा,
ठीक है, ध्यान रखिए, जब किसी वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए तो वहाँ संबंध कारक होगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश की माता आई है, रमेश की माता आई है, रमेश का संबंध उसकी माता जी से जोड़ा जा रहा है ना यहाँ पे, तो की हमारा जोड़ा जा रहा है, तो का के की, ठीक है। यही बोले हम उसके पिता बीमार थे, उसके पिता बीमार थे, ये शब्द वाला हो गया, देखिए उसके, ठीक है। तो उसके हमने देखा के हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कारक चिन्ह लग गया, और पिता और बच्चे का यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है ना, रिलेशन को दर्शाया जा रहा है, उसके पिता, यानी कि पिता तो है ना, मतलब बच्चे और पिता का रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। अमन का घर अच्छा है, अमन का घर अच्छा है, अमन का जो रिश्ता है वो घर से दर्शाया जा रहा है, ठीक है, तो अच्छा है उसका घर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा संबंध कारक। और इसी के बाद हम बोलूँ रा रे री जो होते हैं, खासकर जो रा रे री है उनका उपयोग देखिए कैसे होता है संबंधवाचक वाक्यों में या संबंध कारक में। तो हमारे पापा आए हैं, हमारे पापा आए हैं, हम, और उसमें जोड़ दिया हमने रे कारक, हमारे हो गया ये, ठीक है, हमारे पापा आए हैं, यानी कि मेरे पापा आए हैं, हमारे पापा आए हैं, मेरे का ही बहुवचन हमारे होता है ना, तो मेरे पापा आए, यानी कि मेरे और पापा के संबंध को दर्शा रहा है वाक्य पूरा। ऐसे तुम्हारा घर पुराना है, तो तुम्हारा, मैं किसी को बोला तुम्हारा घर पुराना है, उसके और उसके घर को संबंध दर्शा रहा है, और तुम्हारा, तुम में हमारा रा कारक लग गया यहाँ पे, तो तुम्हारा हो गया है, ठीक है। ऐसे तुम्हारी माँ दयालु है, तो मैंने बोला तुम्हारी माँ दयालु है, माँ और बच्चे का रिलेशन बताते हुए माँ की विशेषता बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे प्रकार के वाक्यों में हमेशा संबंध कारक होता है, ठीक है, ये समझना है आपने। संबंध कारकों की पहचान है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में भी देखिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है कभी बार स्टूडेंट्स को। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो में और पर है। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो में और पर है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ये जो कारक चिन्ह है विलोप हो जाते हैं इनका भी, ठीक है, विलोप हो जाते हैं। तो परिभाषा ज़रा देख लेते हैं, अधिकरण जो कारक है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो में और पर है, लेकिन कई बार विलोपन हो जाता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो जब किसी वाक्य में कार्य के होने करने के आधार का पता चले तो वहाँ पर हमेशा अधिकरण कारक होगा। जैसे कोई वाक्य है उसमें किसी कार्य के होने या करने का आधार, बेस पता चल रहा है, बेस पता चल रहा है, तो वहाँ पर हमेशा अधिकरण कारक होगा। जैसे कि मैं बोलूँ नाव पानी में तैरती है, तो नाव किस पर तैर रही है, पानी में तैर रही है भैया, तो कार्य का जो आधार है पानी है। नाव तैरने का काम तो कर रही है, लेकिन किस पे कर रही है, पानी पर कर रही है ना, तो नाव पानी में तैरती है, तो यहाँ पर में जो होगा वो हमारा अधिकरण कारक की विभक्ति होगी। अगर मैं यहीं पर बोलूँ नाव पानी पर तैरती है, नाव पानी पर तैरती है, तो ये वाक्य भी शुद्ध होगा, ठीक है। नाव पानी में तैरती है बोले हम, या नाव पानी पर तैरती है, दोनों कंडीशन में वाक्य शुद्ध होगा, यानी कि में और पर हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। नाव पानी में तैरती है, नाव पानी पर तैरती है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन देखिए, घर पर आदमी थे, घर में आदमी थे, घर पर आदमी थे, घर में आदमी थे, तो दोनों कंडीशन में वाक्य शुद्ध है, तो में और पर का हम आपस में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पर में यूज होता है लेकिन पर उपयोग नहीं कर सकते हम, जैसे हम बोले पुस्तक अलमारी में रखी है, पुस्तक जो है वो अलमारी में रखी है, मेज, और वहीं मैं बोलूँ पुस्तक अलमारी पर रखी है, तो ये वाक्य गलत है, अशुद्ध हो जाएगा। कुछ कंडीशन देखिए, अधिकरण कारक की कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं वाक्य में जहाँ पर हम में और पर का दोनों का ही उपयोग करके वाक्य को शुद्ध अवस्था में लिख सकते हैं। जैसे कि नाव पानी में तैरती है, नाव पानी पर तैरती है, यानी कि में की जगह हमने पर उपयोग किया, बिल्कुल सही है। वैसे मैंने बोला घर पर आदमी थे और घर में आदमी थे, यानी कि पर की जगह में यूज किया, ऊपर में की जगह पर यूज किया, तो दोनों कंडीशन में वाक्य शुद्ध थे, समझ पाए ना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हम में उपयोग कर सकते हैं तो पर नहीं, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे पर उपयोग कर सकते हैं तो में नहीं। जैसे पुस्तक अलमारी में रखी है, ये सही रूप है, शुद्ध रूप है वाक्य का, और वहीं पे मैं अगर बोलूँ पुस्तक अलमारी पर रखी है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे मैं बोलूँ दूसरा देखिए, मेज पर पुस्तक है, तो ये बिल्कुल सही रूप है, लेकिन वही मैं बोलूँ मेज में पुस्तक है तो ये गलत हो जाएगा, मेज पर होगा, क्योंकि आधार की बात हो रही है ना, किसी वाक्य में कार्य करने या होने के आधार का पता चले, मेज पर पुस्तक है तो ये बिल्कुल सही होगा। मेज में पुस्तक, मेज में कैसे होगी पुस्तक, मेज पर होगी ना, मेज के ऊपर होगी। अलमारी या पुस्तक अलमारी में रखी है, पुस्तक अलमारी में रखी है, अलमारी में मतलब यानी कि अंदर होगी, पुस्तक अलमारी पर रखी है, तो अलमारी पर कैसे रख सकते हैं हम, में रख सकते हैं, यानी कि अंदर रख सकते हैं अलमारी के, ठीक है। तो ये समझिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए भविष्य सूचक जो हमारे वाक्य होंगे वहाँ पर हमेशा अधिकरण कारक विलुप्त हो जाएगा,
भविष्य की सूचना देने वाले जो वाक्य होंगे ना, भविष्य के कार्य की सूचना जो भी वाक्य दे रहा होगा, वहाँ पर अधिकरण कारक विलुप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण की पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट करना है आपने। जैसे कि सुरेश अगले वर्ष घर आएगा। सुरेश क्या करेगा भैया? अगले वर्ष घर आएगा। अब देखिए यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पे ना मे है ना पर है। मे और पर तो है ही नहीं इस वाक्य में, लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? वाक्य में कार्य के होने या करने का आधार पता चल रहा है। यानी कि जो सुरेश नामक का व्यक्ति है वो अगले वर्ष घर आएगा। घर इसमें आधार हो गया, और वो आएगा, काम क्या होगा? घर आने का। ठीक है, सुरेश अगले वर्ष घर आएगा, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर अधिकरण जो कारक है मे और पर, इसका विलोपन हो गया है। तो इस प्रकार से समझना है आपने। ये की पॉइंट कुछ है, इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला जो अंतिम कारक होता है वो होता है संबोधन कारक। संबोधन कारकों की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होता है हे, अहो, अरे, अबे, ओ। इनको आराम से आप पहचान लेंगे। पहला तो ये हमेशा क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। शब्द यहाँ पे लिखा होगा तो इसके प्रारंभ में लगेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी कारक होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के लिए, संप्रदान के द्वारा, मतलब जो भी है, मतलब हमारा जितने भी कारक हमने देखे, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि कारक जो चिन्ह होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं, लेकिन एकमात्र हमारा कारक चिन्ह या विभक्ति है जो शब्द से पहले लगती है, वो है संबोधन कारक। जैसे हम बोलते हैं हे राम। ठीक है, और ऐसे हम बोलते हैं अरे सुनते हो, अरे सजनी सुन, अहो आवा खाई ले। ठीक है, ये जो हम बोलते हैं वाक्य, इसमें हमेशा क्या होता है? संबोधन कारक उपयोग होता है। संबोधन कारक का संबोधन चिन्ह भी हम हमेशा इन कारक चिन्हों में यूज करते हैं। कारक शब्दों जो हैं या चिन्ह हैं, इनके आगे हम संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किसी को बुलाने व पुकारने की सूचना प्राप्त हो, वहाँ हमेशा संबोधन कारक होता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी वाक्य में जो कर्ता होगा उसके द्वारा किसी को बुलाने का या पुकारने की सूचना प्राप्त हो रही होगी, तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। और इस शब्द के प्रारंभ में लगने वाला एकमात्र कारक है। जैसे अरे सुनते हो, अरे सजनी सुन, ओहो आवा खाए लो, हाय तुमने ये क्या कर दिया, हाय तुमने यह क्या कर दिया, अबे बाजार चलेगा क्या, अबे बाजार चलेगा क्या। ठीक है, तो ऐसे हम ओ अच्छे से काम कर ले, ओ अच्छे से काम कर ले। ठीक है, तो जितने भी हमने देखे ये सभी कारक चिन्ह हमारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, कारक जो हम चैप्टर लेके आए आज आपके लिए, इसमें आपने अच्छे से समझा होगा किस प्रकार हम कारकों का भेद करेंगे, कारक विभक्तियों को कैसे पहचानना हमने किसी भी वाक्य में। ठीक है, वाक्य के आशय से फिर से मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है कारक समझना। वाक्य के आशय और अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही कारक चिन्हों को निर्धारित करें एग्जाम में। दूसरा, वाक्य के अंत में जिस कारक का प्रयोग किया गया या वाक्य में देखें कि किस कारक की वजह से पूरे वाक्य का आशय एक बहुत ही स्वरूप प्रतीत हो रहा है, वाक्य का जो बहुत ही बोल सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग डिफाइन हो रहा है कौन से कारक की वजह से, और वाक्य के अंत में जो भी कारक प्रयोग किया जा रहा होगा उस पर ध्यान दें, हमेशा वही कारक उपयोग करें या वही विभक्ति आपका सही होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ समझ में आई होंगी सभी बातें आज कारक के टॉपिक में आपकी, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, कारक चिन्हों से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से इस टॉपिक को समझ ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न सामान्य हिंदी वाले खंड में ज़रूर बनता है। बाकी दोस्तों जो हमारे एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके 11 प्रैक्टिस सेट कल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक भी अगर आप लोगों ने इसमें इनरोल नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर ये सभी प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाना बेहद आवश्यक है, इसका निश्चित लाभ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंड एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करके आपको स्टोर में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी फीडबैक देना है या जो भी आपके क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी अपने घर के आसपास और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पर विशेष स्वच्छता का ध्यान रखें। हमेशा जीवन में सेल्फ मोटिवेट रहें दोस्तों, और अपने गोल के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से मेहनत करते रहें। एक न एक दिन आप लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।